आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 गणित अध्याय 1 और इसका हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। और जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर का क्या नाम है? संख्या पद्धति, चैप्टर नंबर 1। और इसका हम लोग पहला एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन आज की इस कक्षा में हम लोग करेंगे। फुल्ली सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन देकर रखा है। एक्सरसाइज 1.1 में 4 क्वेश्चन है और इन्हीं चारों क्वेश्चनों का हम लोग आज के इस क्लास में सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलना है, क्या करना है। चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सवाल यह पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। सवाल में बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या। तो पहला सवाल यह पूछा कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, यह चीज हमें बताना है। तो परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है? परिमेय संख्या p बाय क्यू के रूप का होगा। परिमेय संख्या किसके रूप का होगा? p बाय क्यू के रूप का होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, p और q, p एंड q, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, मतलब p और q बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों इंटीजर मतलब पूर्णांक होना चाहिए। और q का जो मान है, q का मान 0 नहीं हो सकता है। ये परिमेय संख्या का कंडीशन है कि परिमेय संख्या p बाय क्यू के रूप का रहेगा। लेकिन p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इसके बाद q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो बात क्या पूछा? शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, शून्य के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए शून्य को हम लोग p बाय क्यू के रूप में लिखते हैं। शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं। मतलब 0 कुछ भी डालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। तो 0 को तो हम लोग इस रूप में लिख ही सकते हैं, जिसमें हमें प्रत्येक p बाय क्यू के रूप में नजर आ रहा है। प्रत्येक मतलब 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, प्रत्येक क्या है? p बाय क्यू के रूप में है। अब देख रहे हैं कंडीशन का फॉलो करता है कि नहीं करता, उस चीज को हम लोग यहाँ देखते हैं। कंडीशन के अनुसार p और q पूर्णांक होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर q का मान तो किसी में 0 नहीं है, तो ये कंडीशन तो ठीक ठाक है, q का मान 0 नहीं है। अब इसको देख लेते हैं p और q पूर्णांक है कि नहीं है। ऊपर वाला p हुआ, नीचे वाला q हुआ। तो ऊपर में है 0, कितना है? 0, प्रत्येक 0 है। क्या 0 एक पूर्णांक है? हाँ, 0 खुद एक पूर्णांक है। जिसमें पूर्णांक होता है, पूर्णांक को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक 0 और ऋणात्मक पूर्णांक। जिसमें 0 जो आता है, 0 खुद एक पूर्णांक है, वो न ही धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। तो सीधा सी बात है, यहाँ पर 0 है, जो ऊपर वाला 0 है, 0 एक पूर्णांक है। और नीचे में जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सब क्या है? पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 सब गिनती की संख्या में आता है, मतलब प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या का समूह किसमें शामिल है? पूर्णांक में शामिल है। इसलिए यह सभी क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। इसलिए जो यहाँ पर 0 है, 0 एक परिमेय संख्या होगा। 0 कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या पूछा है? क्या शून्य एक, अच्छा शून्य लिखा, 0 नहीं, 0 इंग्लिश हो गया। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो क्या क्या पूछा था क्वेश्चन? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो उसका आंसर क्या होगा? हाँ, मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है। इसके बाद जो पूछा है, क्या इसे आप p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो। क्या आप इसे p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की इसे हम लोग p बाय क्यू के रूप में लिखे हैं, 0 को p बाय क्यू के रूप में लिखे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो बोल सकते हैं हाँ, लिख सकते हैं p बाय क्यू के रूप में
लिख सकते हैं जहां पर जो q का मान 0 नहीं है और दोनों का दोनों पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है, हाँ, इसे इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते लिख सकते हैं। चलिए, जैसे में एक चीज लिख देना है, लिख सकते हैं, जैसे जैसे ही बता देते हैं। लिख तो सकते हैं लेकिन कुछ जैसे भी लिख लेते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं? जैसे जीरो को हम लोग 0 बटे कुछ भी 0/2 डाल दिए, 0/7 डाल दिए, 0/9 डाल दिए, जो भी डालना वो डाल सकते हैं। etc etc तो क्या है? हाँ, इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब कंडीशन क्या लगाना है? जहां p और q पूर्णांक हो, यही चीज पूछा है। जहां p और q पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं है, यहाँ आप लिख देंगे। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है और q का मान 0 है। ये जो परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है, इसमें p और q क्या है? पूर्णांक है, दोनों का दोनों पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो ये चीज भी यहाँ पे लिखना है। जहां जहां p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये हो गया हम लोगों का प्रथम क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन यह था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या? उसका आंसर होगा हाँ। क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? इसमें भी आंसर होगा हाँ, मतलब इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहां p और q क्या होगा? पूर्णांक होगा और q का मान 0 नहीं होगा। तो किस प्रकार लिख सकते हैं? यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी लिख दिए हैं कि किस प्रकार लिख सकते हैं। 0/2, 0/7, 0/9। अब माइनस में भी डाल सकते हैं, 0/-7, 0/-6, जो डालना वो डाल सकते हैं। चलिए, ये हो गया हम लोगों का प्रथम क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए, सेकेंड नंबर की क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 और 4, क्या बोला है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। कितना परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। कौन कौन सी संख्या के बीच? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच 6 गो परिमेय संख्या। इसको तो पहला चीज यह है, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं दशमलव में। जैसे 3 और 4 है, इसके बीच में 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया। ये सब संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 परिमेय संख्या हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार पहले हम लोग लिख लेते हैं 6 परिमेय 6 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं बराबर 6 परिमेय संख्याएं बराबर 3.1 लिख देते हैं, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 गिर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब जो संख्या सब क्या? परिमेय संख्या। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है? 3.1 तो लिखे हैं, 3.12, 3.13, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, मतलब 3 दशमलव कुछ देना है, 3 दशमलव कुछ छो दे दीजिए, 3.9 दे दीजिए, 3.7 दे दीजिए, 3.00000 1 दे दीजिए, जो देना है वो दे दीजिए। लेकिन 3 और 4 के बीच मतलब 3 दशमलव से चालू करना, 3 दशमलव कुछ, वो किसके बीच हो जाएगा? 3 और 4 के बीच हो जाएगा। ये रहा हम लोगों का मेथड नंबर 1, मतलब विधि संख्या 1, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। चलिए हम लोग मेथड नंबर 2 समझते हैं। मेथड नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच 6 संख्या निकालना है। अब 6 संख्या निकालने के लिए कम से कम 7 से ऊपर नीचे गुना करना है। 10 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, जिस संख्या से करना है। लेकिन 6 संख्या निकालना था कम से कम 7 से, 7 से नीचे नहीं। अगर 6 से गुना करेंगे तो 5 संख्या निकलेगा, 5 से गुना करेंगे तो 4 संख्या निकलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या करना है? 7 से अधिकतम मतलब कम से कम 7 से गुना करेंगे। जैसे 3 है तो 3 बराबर देंगे
3 गुना 7/7, और यहाँ पर जो 4 है, 4 बराबर लिखना है 4 गुना 7/7, मतलब दोनों संख्या में सेम टू सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना, 7 छगो निकालना है तो ऊपर नीचे कम से कम 7 से गुना, अंतर हर दोनों में 7 से गुना, तो ऊपर में 7 नीचे में 7 से गुना, ऊपर में 7 नीचे में 7 से गुना, जिसमें इस संख्या पर कोई असर नहीं होगा, मतलब 3 का यह समतुल्य संख्या हो गया, देखो समतुल्य परिमेय संख्या होगा, 3 का समतुल्य परिमेय संख्या हो गया 7 का 21/7, 4 का समतुल्य परिमेय संख्या हो गया 7 का 28/7, सेम रिजल्ट आएगा, इसका वैल्यू 3 ही आएगा, इसका वैल्यू 4 ही आएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का 21/7, 21/7, 700 का 28, 28/7, ऐसा लिख सकते हैं। अभी क्या लिखना है, 6 परिमेय संख्या लिखना है, क्या लिखना है, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बराबर 21 है 28 है, बट्टे में 7, तो मतलब हर तो सेम है, हर से मतलब डायरेक्टली इसके बीच का जो भी संख्या आ रहा है 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, हाँ यहाँ तक का सब संख्या लिख देंगे। यहाँ पर पहला लिखना है 21 तो है 22/7, 21 के बाद क्या होगा भाई 22/7, 23/7, 24/7, उसके बाद 25/7, 26/7, 27/7, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, मतलब जो संख्या डालना है वो डाल सकते हैं। अब इसके आंसर में फिक्स नहीं है कि यही आंसर होगा, जो आंसर निकाले हैं अगर दोनों में से कोई भी निकाल दिए वो भी सही है, या यहाँ पर 22/7 लिखे, इसके बाद 22.1/7 लिख दिए, 22.2/7 लिख दिए, वो भी सही है, क्योंकि सब तो इसी के बीच का संख्या है ना, परिमेय संख्या को निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत, एक दो तीन चार नहीं, अनंत ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 6 ज्ञात करना है तो 6 को क्या लिखना, अनंत में से कोई भी 6 को डाल सकते हैं ना, इसलिए आंसर ढेर सारा होने वाला है, लेकिन चलिए इतना ही, जो मन कर रहा वो लिख दीजिए, सब सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 6 नहीं है 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्या है, 3/5 है, 4/5 है, 3/5 है और 4/5 है, इसके बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है, 6 नहीं 5 है, कितना है 5 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो अब चीज यह देखना है बट्टा वाला है, क्या है बट्टा वाला है, आंसर हर मतलब परिमेय संख्या p/q के रूप में है यहाँ पर। अब है तो यह चीज देखना क्या हर समान है, हर समान है, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं नीचे में 5 है, नीचे में 5 है, मतलब हर समान है, हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हर समान नहीं रहता, इसके हर को समान करना पड़ता परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर हर समान है, इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। जैसे 3 और 4 है, इसके बट्टे में 5 है, इसके बट्टे में 5 है, दोनों के बट्टे में 5 है, तो क्या 3 के बाद 3.1 आएगा, 3 के बाद 3.1 आएगा, 3 में 4 है ना, तो 3 और 4 के बीच 3.1, 3.2 ये सब संख्या आता है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 3.1 बट्टे में 5, 3.2 बट्टे में 5, 3.3 बट्टे में 5, 3.4 बट्टे में 5, 3.5 बट्टे में 5, ये सब जो संख्या आ रहा है ये सब भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया मेथड नंबर 1, डायरेक्टली लिख लिया दशमलव में, कैसे लिख लिया डायरेक्टली दशमलव में, ये भी सही है। चलिए ये हो गया हम लोगों का मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या कीजिएगा, मेथड नंबर 2 में 5 को ज्ञात करना है, कई को 5 को ज्ञात करना है, ऊपर नीचे कम से कम 6 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे। चलिए 6 से गुना कर लेते हैं, मेथड नंबर 2 3/5 है, इसको 3/5 को ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 18, 18/6 18/30 आ जाएगा, कितना आ गया 18/30। इसके बाद दूसरा जो संख्या है 4/5 है, कितना है 4/5 है, तो 4/5 में भी ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे, यह आ जाएगा 7 के 24 बट्टे में 6×5 आ गया। अब 18 और 24 के बीच तो डायरेक्टली 5 संख्या नजर आ रहा है, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 तक हो गया 5 संख्या, बट्टे में दोनों का 30 है। अब 5 परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, 5 परिमेय संख्या,
5 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा 18 के बाद 19, 19/30 कोमा 20/30 कोमा 21/30 उसके बाद 22/30 उसके बाद 23/30। ये हो गया हम लोगों का आंसर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गया मेथड नंबर 2। अब चलिए इसको हम लोग मेथड नंबर 3 से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। मतलब मेथड ढेर सारा होता है, चलिए इसमें हम लोग मेथड नंबर 3 देखते हैं। सिंपल सिंपल मेथड इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ज्यादा हार्ड नहीं। ये हो गया मेथड नंबर 1 जो कि और भी आसान है। मेथड नंबर 2 थोड़ा सा उससे ज्यादा है, लेकिन मेथड नंबर 3 में क्या करेंगे हम लोग, इसको दशमलव रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, दशमलव रूप में। चलिए यहाँ पर हम लोग मेथड नंबर 3 देखते हैं। कौन सा मेथड, मेथड नंबर 3। 3/5 है, 3/5 है, इसको दशमलव रूप में लिखेंगे। 5 6 के 30 होता है, 5 6 के 30 होता है, मतलब 0.6 आएगा। कितना आएगा, 0.6। अब देखिए 4/5 है, कितना है 4/5 है, इसको क्या लिखेगा 5 40, 0.8, 0.8। अब क्या करेंगे, 0.6 और 0.8 के बीच 5 को परिमेय संख्या लिखेंगे। 5 को परिमेय संख्या, चलिए 5 परिमेय संख्या बराबर 5 परिमेय संख्या बराबर 6 और 8 के बीच तो 7 डायरेक्टली नजर आ रहा है। यहाँ पर 0.7 तो डाल ही सकते हैं, 0.7 डाल दिए। अब इसके बीच का रखना तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 8 नहीं जाना चाहिए, 0.8 नहीं जाना चाहिए। लेकिन 0.6 है तो 6 के आगे बढ़ा सकते हैं, 0.61 है, 0.7 है, 0.71, 72, 73 कुछ भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 0.72, इसके बाद 0.63, उसके बाद 0.65 लिख लेते हैं, इसके बाद 0. उसके बाद 7, चलिए 7 4 लिख लेते हैं। 7 पे भी लिखना है तो कोई भी लिखें, कहीं से लिखें, लिखना है, ये जरूरी नहीं कि लगातार ही लिखना है। 0.7 है तो 0.8 लिखेंगे, वैसा जरूरी नहीं है। जैसे ही मन तैसे लिखेंगे, लेकिन बीच में लिखेंगे, केवल 5 में लिखेंगे। तो हो गया हम लोगों का आंसर मेथड नंबर 3 तक। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसको तो क्लीन करना पड़ेगा, चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। ये चीज हमें बताना है। जो कथन दिया जा रहा है यह सत्य है कि असत्य है, मतलब सही है कि गलत है। कथन के बारे में बताना सत्य है कि असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उत्तर देना है सत्य है कि असत्य है, ये चीज उत्तर देना है कि सत्य है कि असत्य है। लेकिन कारण भी लिखना है। क्या लिखना है, कारण भी लिखना है कि सत्य काहे है, ये असत्य काहे है। इस कारण के साथ हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसमें 4 में 3 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4 का नंबर 1 क्वेश्चन, जिसमें है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी नेचुरल नंबर है सब क्या होगा, होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या होता है। ये चीज देखते हैं। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ये होता है 1 2 3 4 5। इस प्रकार के सेट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या। उसके बाद दूसरा बोल रहा है होल नंबर, और होल नंबर के सेट में क्या होता है, इसी में केवल 0 शामिल करेंगे। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। ये हो गया होल नंबर का सेट। तो सवाल क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्या ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या है। पूरा डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है कि ये जो सब संख्या नेचुरल नंबर का जो सेट है, पूरा का पूरा सेट होल नंबर में है। केवल 0 है, 0 एक्स्ट्रा है इसमें, लेकिन सब चीज तो उससे आगे सेम है। तो ये बात सत्य है
कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या ये एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। यह बात सत्य है। यह बात क्या है? सत्य है। और कारण देना है। क्या देना है? कारण देना है। कारण में क्या लिखेगा? कारण में हम लोग डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिफिनेशन। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या के परिवार में पूरा प्राकृत संख्या आता है। मतलब प्राकृत ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है, इसलिए सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। चलिए हम लोग डिफिनेशन को भी यहाँ लिख लेते हैं। क्योंकि प्राकृत संख्या के समुच्चय में क्योंकि प्राकृत संख्याओं के क्योंकि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या बनता है। कारण क्या है? कि प्राकृत संख्या के सेट में ही हम लोग शून्य को शामिल करते हैं। प्राकृत संख्या के सेट में जब शून्य को शामिल करते हैं तो क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है। तो हम लोग कारण भी लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगते हैं। इसमें बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए पूर्णांक का बात बोल रहा है, मतलब इंटीजर आई या जेड का बात बोल रहा है। और आई और जेड का जो होता है, चलते इस प्रकार संख्या रेखा अकॉर्डिंग लिखेंगे। 1 2 3 4 जीरो से चालू होगा, जैसा रहेगा। इधर -1 -2 -3 जैसे जैसा रहेगा। ये सब जो सेट है इंटीजर का है, इंटीजर का। लेकिन बोल क्या रहा है कि पूरा का पूरा जो इंटीजर है, पूरा का पूरा जो पूर्णांक है, यह एक पूर्ण संख्या होगा। यह एक पूर्ण संख्या होगा। लेकिन पूर्ण संख्या में तो जीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इधर होता है। ये दोनों वाला बात पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। ये जो निगेटिव वाला नंबर है -1 -2 -3, क्या यह पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। लेकिन इधर से तो होगा। तो बात बोला है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जितना भी पूर्णांक है सब पूर्ण संख्या होगा। यह बात सीधा सीधी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो निगेटिव वाला नंबर है यह एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। यह एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। उधर वाला संख्या होगा जीरो से, इधर नहीं होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा यह असत्य होगा। आंसर क्या होगा? असत्य होगा। काहे असत्य होगा? क्योंकि ऋणात्मक जो संख्या है -1 -2 -3 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं। पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं। यही आंसर में हम लोग कारण में लिख सकते हैं। कारण लिखना है क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 डैश 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 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्याएं नहीं। पूर्ण संख्याएं नहीं। ये सब जो संख्या है -1 -2 -3 पूर्णांक है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। यही हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे। काम तमाम हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, जितना भी परिमेय संख्या। अब चलिए परिमेय संख्या मतलब लोग पूरा इंटीजर भी ले सकते हैं, पूरा पूर्णांक भी ले सकते हैं, बट्टा भी वाला भी आएगा। लेकिन पूर्ण संख्या में तो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से उधर, तो जीरो से इधर होगा। लेकिन बट्टा वाला आएगा? नहीं आएगा पूर्ण संख्या में। तो सीधा सी बात है, और नेगेटिव वाला भी नहीं आएगा। तो सीधा सी बात है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या नहीं होने वाला है। सीधा बात है। यह क्या है? असत्य बात है। यह क्या है? असत्य बात है। असत्य।
अब कारण क्या लिखना है, क्योंकि। चलिए, इसके कारण को हम लोग उदाहरण के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग उदाहरण उदाहरण भी लिखकर समझा सकते हैं, उदाहरण भी। चलिए, इसमें लिख लेता उदाहरण असत्य, क्योंकि उदाहरण के लिए कुछ परिमेय संख्या लग रहा है जो पूर्ण नहीं है। जैसे 4/5 डाल दिए, माइनस में 6 डाल दिए, 0.3 डाल दिए, ये सब जो संख्या परिमेय है। -2/4 डाल दिए आदि परिमेय संख्याएं हैं। कौन सा संख्या, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, परंतु पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्याएं नहीं। ये सब जो संख्या है ये सब परिमेय संख्या है, परंतु बात बोले या क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। ये हम लोग कारण दे सकते हैं, इसलिए यह बात चाहे असत्य है। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 3 तक ही है। और इस प्रकार हम लोगों का चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 पूरा हो चुका है, क्लियर, काम खत्म हो गया। अब चलिए, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अगले एक्सरसाइज के साथ।